हाय डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलसिला है कैसे चलेगा। ठीक है, देखिए अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो करना क्या है, सो देखिए 12th चैप्टर जो होता है, 12th का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर बाय चैप्टर जितना फॉर्मूला है पहले आप वो याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना फॉर्मूला है वो याद कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फॉर्मूला है वो याद कीजिए। सबसे पहला हम तो बोलते हैं 12th का अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो चाहे न्यूमेरिकल्स हो या ऑब्जेक्टिव हो या और भी कोई बात हो वो समझ में आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? देखिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का ऑब्जेक्टिव, जिसमें से चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, हम आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें जितना भी टॉपिक है, जैसे हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर लास्ट में आ जाता है कैपेसिटर। तो जितना भी टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक जितना ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना पॉसिबल है, वो टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद पूरा चैप्टर का एक वीडियो हम बनाएंगे जो VVI ऑब्जेक्टिव होगा, जहां से एग्जाम में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन वो रहेगा जो कि एग्जाम में अब तक आ चुका है, और कुछ क्वेश्चन ये होगा कि जो आने वाला है। बात समझ में आ रही है? पूरा चैप्टर का एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे वो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और चैप्टर का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और टॉपिक का नाम हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा रहेगा, और इसी छोटा क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपका भिड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मन लगा के पढ़िए, है ना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच, पहला ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए आपका 5 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो इसमें से कौन सा है जो चार्ज का यूनिट होता है। सिंपल लिखा हुआ है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो पहला लिखा है कूलाम, दूसरा है न्यूटन्स, तीसरा है वोल्ट, और चौथा है कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, तो थ्योरी में आपको बताया गया होगा कि जो आंसर होता है वो क्या होता है, कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो आप कूलाम याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन हम मिटाने जा रहे हैं। चार्ज का यूनिट जो होता है वो क्या हो गया आपका, कूलाम। दूसरा देखते हैं, दूसरा में लिखा हुआ है 1 कूलाम इक्वल टू 1 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। जैसे कूलाम होता है ऐसा यूनिट, और ESU ये होता है CGS यूनिट। बात समझिएगा। और 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। जैसे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है, नहीं होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। तो आपको ये याद रखना है कि कूलाम हो गया ऐसा यूनिट, और ESU हो गया आपका CGS यूनिट। तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, बी में। तो आपका बी क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? बी का 2 का आंसर क्या हो गया, बी। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1 फराडे इक्वल टू, मतलब कि 1 फराडे इक्वल टू कितना होगा। सब थ्योरी का क्वेश्चन, अगर थ्योरी आपका क्लियर है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक बात और बता दें आपको कि कूलाम, ESU एंड फराडे ये तीनों चार्ज का ही यूनिट है। कूलाम, ESU एंड फराडे क्या है, तीनों चार्ज का यूनिट है। अब ये हम आपको जो बता रहे हैं वो 1 कूलाम इक्वल टू कितना ESU, फिर 1 ESU इक्वल टू कितना फराडे, सारा थ्योरी में बताया जाता है। और ये बताया जाता है, आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा कि 1
फराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, ये होता है 1 फराडे इक्वल टू कितना होता है 96,500 कूलम। तो देखिए यहाँ कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ लिखा हुआ 1 फराडे इक्वल टू, ठीक है, ये अगर हम इस क्वेश्चन को मिटा दें, ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटा दें तो क्या हो जा रहा है 1 फराडे इक्वल टू है ना 96,500, कहाँ गया सी वाला आंसर, सी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर में चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, देखिए एकदम नॉर्मल पढ़िए, ठीक है, रोज पढ़ते जाइए तो ये सब जो है आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा में क्या लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं, है ना। तीसरा चौथा में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सी बात समझिए, है ना। Q इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग 10th में पढ़े होंगे, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमको Q इक्वल टू लिखना हो तो I गुना T लिखेंगे फॉर्मूला। तो अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो I का लिखना होगा, T का लिखना होगा। I का क्या होता है A, I का एम्पियर लिया जाता है, T का कैपिटल T, तो आंसर क्या हो गया 80। आंसर क्या हो गया 80। चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 80। तो याद रखिए डी आंसर है आपका, देख लीजिए यहाँ पे डी हो गया आपका आंसर कि चार्ज का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है 80। क्लियर है। अब मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। चौथा हो गया आपका, पांचवा देख लीजिएगा आप ध्यान से कि क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार खुद से कोशिश कीजिए आंसर देने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो सभी ने बताए होंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में होता है, जबकि प्रोटॉन पे कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो पहला हो गया -1.6, ये इलेक्ट्रॉन पे होता है, ये प्रोटॉन पे होता है। पूछ किस पे रहा हम लोग को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यह हो गया आपका सी आंसर। ठीक है, थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, अगर आप सही में 12th का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे आप काम करते चले जाइए। देखिएगा दिसंबर होते होते आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस जग जाएगा खुद पे, ठीक है, कि आपको विश्वास नहीं होगा। बात समझ में आ रही। करना कुछ नहीं, पहले हम लोग क्या करिए, फॉर्मूला याद किए, फॉर्मूला जो दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का, उस फॉर्मूला को याद कीजिए। दूसरा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद पूरा चैप्टर का हम निकाल के दे देंगे वीडियो आपको, एक वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद हम लोग थ्योरी देखेंगे, थ्योरी से जो क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन थ्योरी से आता है, तो उसका डिफिनेशन का वीडियो भेजेंगे, और लास्ट में हम डेरिवेशन का डिफिनेशन वीडियो भेजेंगे। तो आप अगर चैनल पे बने रहिएगा तो मेरा मानना है कि इस वर्ष एग्जाम देने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। छठा क्वेश्चन है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो बताए थे कितना +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सब में कूलम लगेगा, है ना, जितना भी है सब में यूनिट है कूलम। ठीक है, तो बता चुके हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आंसर कौन हो गया आपका यहाँ पे बी हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये वाला भी हम मिटाएंगे आपका सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, आप 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 7 और 8 जो है वो क्वेश्चन आपसे बनेगा अगर आप थ्योरी अब पढ़े हुए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रोटॉन पे मास कितना होता है, एक प्रोटॉन पे मास कितना होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि प्रोटॉन पे जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है, मास ऑफ ये प्रोटॉन हुआ, ये मास ऑफ प्रोटॉन हुआ, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और एक बात आपको बता दें कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 पार्टिकल के नाम आप लोग जानते होंगे, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है,
तो बोल क्या रहे थे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए 7 नंबर पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो देख लीजिए ये वाला वैल्यू कहाँ पे है, 1 में है -31, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए वहाँ प्लस में दे दिया है, तो प्लस में भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। सी में देखिए यहाँ माइनस में दिया है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, सी। तो इसको मिटा दें। देखिए ऊपर में अभी जो बताएं उसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से आप बनेगा, आपसे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, इतना होता है, इतना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। किधर दिख रहा है, यहाँ 1.6 है, गलत है, 9.1 है लेकिन प्लस है, यहाँ प्लस गलत हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस, लेकिन 37 हो गया, 27, जबकि होता कितना है -31, तो -31 आंसर कौन हो गया आपका, डी। बात समझ में आ रही, सब थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन आप छोटा छोटा क्वेश्चन ही कीजिएगा तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसको मिटा दिए। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 9 नंबर पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। 9 नंबर में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। वह, जैसे प्रोटॉन पे आप चार्ज जान गए हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जान गए आप लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जान गए, तो चार्ज ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। बात समझ में आ रही है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, तो चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर ए क्या हो गया आपका, सही आंसर। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, तो आंसर क्या हो गया आपका, ए। ठीक है, इसको मिटा दें। आप पढ़िए 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा, ध्यान से देखिए, आपसे बनेगा। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन। इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, ध्यान से देखिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर ऑल ऑफ दीज, या सब सही है। तो देखो आंसर यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कहाँ पे दिख रहा है, ए में तो है नहीं, बी में देखिए, बी में भी नहीं है, सी में देखिए, सी में आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। क्या क्या सही आंसर क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। बात समझ में आ रही है, हम लोग इक्वल ले सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है थोड़ा। चलो मिटा दें इसको हम। 10 नंबर क्वेश्चन अगर मिटाते हैं तो लास्ट हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, जो थ्योरी से है। अगर आप याद रखे होंगे तो बनेगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए चार्ज का जो डिस्कवरी हुआ वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा हुआ है। बात समझ में आ रही है। जो चार्ज के डिस्कवर किए हैं जो साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो आंसर इसका क्या हो गया आपका, सी। न्यूटन तो आप समझ रहे हैं, आइंस्टीन भी आप समझ रहे हैं, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन और नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, इसी में कोई एक होगा। तो न्यूटन तो किए नहीं है, आइंस्टीन भी नहीं किए, इसका खोज कौन किए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज का डिस्कवर किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। देखिए 12th में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 12th क्वेश्चन नंबर पढ़िए एक बार, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रल बॉडी इज रॉन्ग। मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो न्यूट्रल बॉडी पे है। आप न्यूट्रल बॉडी को ध्यान से समझिए। तो देखिए क्या होता है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि नेट चार्ज 0 है। बात समझ में आ रही है, नेट चार्ज क्या है, 0 है। नॉट चार्ज इक्वल टू 0, नेट चार्ज 0। बात समझिएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाँ, नेगेटिव चार्ज है तो हाँ, ठीक है, चार्ज है तो हाँ, नेट चार्ज कितना है, 0 है। बात समझ में आ रही है। और पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी मैंने बताया, ये अगर समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पूछ रहा है इसमें से कौन गलत है। ठीक है, हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। इस पे चार्ज होता है लेकिन नेट चार्ज कितना होता है, 0।
तो पहला लिखता है नेट चार्ज जीरो, इसका मतलब पहला तो सही है, हमको गलत ढूंढना है कि गलत कौन है। तो नेट चार्ज जीरो, यहाँ मतलब कि नेट चार्ज तो जीरो बोल रहा है, मतलब ये बात जो बोल रहा है वो सही है। दूसरा में बोलता है चार्ज इज नॉट जीरो, कि चार्ज जीरो नहीं है, ये भी बात सही है। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो चार्ज जीरो नहीं है। अब आता है पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इक्वल है इसमें, तो सही बात है, जितना पॉजिटिव है उतना क्या है नेगेटिव चार्ज। लास्ट में बोलता है चार्ज इज, सॉरी किधर गया क्वेश्चन, ये ला, नेट चार्ज नॉट जीरो, नेट चार्ज नॉट जीरो, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आंसर कौन होगा, ये वाला। गलत स्टेटमेंट हमको ढूंढना था, क्यों, क्योंकि नेट चार्ज क्या होता है जीरो। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया होगा, तो 12 क्वेश्चन नंबर हम मिटाने जा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आप ध्यान से पढ़िए कि आखिर 13 नंबर क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज, कम से कम कितना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, कम से कम, ज्यादा तो बहुत हो सकता है, ठीक है, ज्यादा लाख करोड़ अरब जितना हो सके उतना हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना होगा। तो एक बात आपको समझा दें कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होता है, बट जो मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो ये जो चार्ज होता है यही मिनिमम वैल्यू होता है, इससे कम नहीं हो सकता चार्ज। बात समझ में आ रही आपके सिलेबस में 12th में, इससे कम आपका क्या है चार्ज नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। तब हम लोग जब भी जब सवाल जब पूछेगा कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो सिंपल बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप ढूंढिए, ए में आपको आंसर दिख रहा होगा, इसका मतलब ए आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो 13 नंबर क्वेश्चन मेरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम मिटाते जाते हैं, है ना। जब क्वेश्चन आता है बोर्ड पे तो सारा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद देखिए जो खुद से बनता है वो खुद से बना लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार वीडियो देखिए फिर बनाइए, जिस तरह से हो सके आपको, जिस तरह से मदद मिले, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये जो मेरा है 1600 सब मिला के एक बार हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जो न्यूट्रल है, ठीक है, कम समय में समझिएगा, कोई न्यूट्रल बॉडी है ना। अब देखिए न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक और बॉडी ले लेते हैं न्यूट्रल, जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है प्रोटॉन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज होता है, मास और चार्ज दोनों। इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज होता है, मास एंड चार्ज दोनों, ये बात याद रखिए, ठीक है। मास एंड चार्ज दोनों होता है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे इंसान के साथ नाक और मुंह साथ में है, एक इंसान अगर निकला तो घर से वो निकल गया, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास आपका क्या है, मास भी है और क्या है, चार्ज भी है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलता है तो यहां से मास निकल जाता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। अगर सवाल ये पूछ दे कि एक ए है और एक बी है, तो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताओ मास कितना निकल गया, तो बोलेंगे 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और ये इसमें आ गया तो कितना मास आ गया, तो इतना ही मास आया, मतलब इतना मास निकला और यहाँ इतना मास आया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है। और अगर चार्ज पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो कितना चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ कितना डेवलप हो जाएगा नेगेटिव। एक ये भी कंसेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो यहाँ किसका संख्या बढ़ जाएगा, प्रोटॉन का बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो किस तरह का नेचर शो करने लगेगा, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ किसका संख्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, तो ये पूरा बॉडी किस तरह का बिहेव करने लगेगा, नेगेटिव। तो हम आपको दो बात सिखाएं। पहला बात कि जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलती है तो इसका मास घट जाता है, इसका मास घट जाता है, और किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन आती है तो इसका मास बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो मास घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगी तो मास बढ़ जाएगा। इतना बात समझ में आया। उसके बाद दूसरा बात, इसी चीज को दूसरा तरह से भी याद रख सकते हैं। कैसे,
जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो मास घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो मास घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास निकल गया, तो मास घट गया, है ना। और इसी सवाल को क्या पूछेगा? जब बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है तब, तो नेगेटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो मास क्या हो गया? बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? मास वाला कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। चार्ज वाला थोड़ा सा ले लो। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगी, बात समझिएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए सिंपल सा, आलू है और ये टमाटर है, ऐसा। तो यहाँ से जब आलू निकल रही है तो आलू घट नहीं गया यहाँ, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घट गया, तो बढ़ कौन गया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो किसका संख्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो क्या हो गया? नेगेटिव। कहने का मतलब कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है तो जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे का वो सब आपसे बन जाएगा। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज देन इट्स मास। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तब बताओ इसका मास क्या होगा? बोलो। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो मास क्या हो गया? घट गया। सिंपल आंसर हो गया कि मास इज डिक्रीजेज। किधर लिखा हुआ है? बी आंसर हो जाएगा। मास इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बोलो, बात आ रही समझ में? ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसान है। और एक बात बता दें, जितना ऑब्जेक्टिव हम बता देंगे पूरा 12th में, अगर वो सारा ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना तो वैसे आपको फिजिक्स में पकड़ बन जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लीजिए ढंग से, ठीक है। और हम पूरा फिजिक्स का जो 12th का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया डिक्रीजेस, मास डिक्रीज कर गया। अब मास, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। व्हेन ए बॉडी इज नेगेटिव चार्ज देन इट्स मास। अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। और किसी में इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इसका मास बढ़ जाना। बाहर से कोई अंदर आ रहा है तो इस थैला का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब 15 का जो आंसर है आपका नेगेटिव चार्ज वो हो जाएगा आपका इंक्रीजेज। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखते हैं 16 में लिखा व्हेन अ बॉडी चार्ज देन इट्स मास। देखिए ये सवाल थोड़ा सा सोचना है। बोलता है कि बॉडी चार्ज जब हो जाएगा तब बताइए इसका मास क्या होगा? अरे पॉजिटिव होगा तो घटेगा, नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा, चार्ज होगा तब क्या होगा? देखिए बाबू, जब चार्ज सिर्फ बताया है, जब वो क्लियर नहीं किया है कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगर ये बात समझ में आया तो बोलिए। पॉजिटिव बोलेगा तो मास घटेगा, नेगेटिव बोलेगा तो मास बढ़ेगा। लेकिन जब चार्ज बोल दिया, सिर्फ चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में हम लोग टिक लगाएंगे कि मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? तो 16 का देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, और यहाँ लिखा हुआ बोथ ए एंड बी। तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा कि इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। बोलिए, बात आया समझ में? ठीक है, तो 16 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। 16 नंबर के नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पढ़िए मन लगा के और बताइए आंसर। लिखा हुआ है इफ अ ग्लास रॉड, एक सेकेंड देखिए थोड़ा सा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क इट एक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्लास रॉड है, ऐसे देख लो ध्यान से, एक ग्लास रॉड है, ये ऐसा सिल्क क्लॉथ है, ध्यान से देखो, इसको इसके साथ रब किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। बोल रहा है इफ ग्लास को जब रगड़ा जाता है सिल्क के साथ तो ये पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड कर लेता है। तो इस पे ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आया होगा। बात समझिए, इस पे पॉजिटिव आया होगा तो इस पे क्या आया होगा? नेगेटिव। तो बोलता है बिकॉज, इसका क्या रीजन होगा? मतलब एक रॉड है, ग्लास का एक कपड़ा है सिल्क का, ऐसे रब किए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पूछ रहा है इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ, आप खुद सोचिए अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब यहाँ प्रोटॉन का संख्या बढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, सिंपल बात। और प्रोटॉन का संख्या कब बढ़ेगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहने का मतलब जैसे देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, जैसे एक घर है, घर में अभी एक्सेप्शनल को नहीं लेना है, जैसे एक होता है बेटा, प्लस हो गया बेटा,
माइनस हो गई बेटी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो घर से निकलने की बात हो या घर में आने की बात हो, गर्ल्स लोग ही करती है। आप किसी गर्ल से शादी करते हैं तो वो आ जाती है आपके घर में, और कोई आपके जो सिस्टर हैं उसकी जब शादी होती है तो वो कहीं चली जाती है। मतलब आने जाने का जो प्रक्रिया है वो किसका होता है? गर्ल्स का होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह भी आप बात याद रख सकते हैं, है ना। कोई यहाँ से निकले, देखिए किसी बॉडी से चाहे निकलने की बात हो या किसी बॉडी में आने की बात हो, वो करेगा इलेक्ट्रॉन ही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल सवाल था कि ये पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड कर लेती है रगड़ने के बाद, तो बताओ क्या रीजन हुआ होगा? तो पॉजिटिव चार्ज हुआ कब होगा? जब प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया होगा। अब प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वही आंसर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रोटॉन आर एडेड। प्रोटॉन का तो फंडा ही नहीं है ना, ना प्रोटॉन जाता है ना प्रोटॉन आता है, तो प्रोटॉन ला तो सीधे गलत हो जाएगा। प्रोटॉन इज एडेड गलत है, प्रोटॉन आर रिमूव ये भी गलत है सीधा। इलेक्ट्रॉन आर एडेड, इलेक्ट्रॉन जुटेगा तब। अरे इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ है तो इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट। आंसर आपका कौन हो गया? डी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से रिमूव कर जाता है तब। चलिए कुछ क्वेश्चन बच गया है इसमें। आपका प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का कुछ क्वेश्चन हुआ है, ये पार्ट 1 कर देंगे हम लोग, है ना। और कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन और है, जितना क्वेश्चन लगता है बनाए हैं उतना क्वेश्चन और होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 करके कल एक वीडियो बनेगा, है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा जो किसका रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का, ठीक है। एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम 2 वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, है ना, उसको आप देखिएगा, है ना। जो भी डाउट है देखिए, हम कोशिश तो किए हैं कि आपको सारा डाउट क्लियर कर दें। अगर इतना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को अगर देख लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।